गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो चैप्टर थर्ड का फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद योर प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं देन वी ऑलवेज टेक इट विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक टेबल है आपके रूम में रखी हुई है, तो एक वॉल से हो सकता है 2 मीटर की दूरी पे हो, लेकिन दूसरी वॉल से हो सकता है वो 6 मीटर की दूरी पे हो। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए इस टेबल की पोजीशन क्या है, देन समवन विल टेल दैट ये इस जो वॉल है उससे 2 मीटर की दूरी पे है, लेकिन हो सकता है कोई कहे कि ये दूसरी वॉल से 7 और 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं। सो इसके लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था दैट वी यूज़ ए कार्टेशियन सिस्टम जिसमें 3 एक्सिस होती हैं, एज यू कैन सी इन फिगर, दैट इज एक्स वाई जेड। इनके लिए 2 ही कंडीशंस रखी गई हैं इस फ्रेम के लिए, इन तीनों एक्सिस के लिए, कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए and they should cut only at one point in the space and that point is known as origin, that is denoted by O। इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट लें दैट इज नोट बाय P, देन वी कैन कैलकुलेट पोजीशन, या हम कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, और वो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सेस एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना। इसके P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस से स्मॉल एक्स दूरी पे है, वाई एक्सिस से स्मॉल वाई दूरी पे है, और जेड एक्सिस से स्मॉल जेड डिस्टेंस पर है। गॉट इट। तो ये तो है कार्टेशियन सिस्टम जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। तो इसमें नया क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद ए क्लॉक। यस, द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद ए क्लॉक इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अब तक हमने फ्रेम ऑफ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया था, एक्स वाई जेड एक्सिस ले रहे हैं, इसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसकी पोजीशन में हम टाइम को भी इंक्लूड कर लें, एक ऐसा हमने सिस्टम तैयार किया है जिसमें पोजीशन इज मेजर्ड एंड टाइम आल्सो मेजर्ड, मतलब हमने क्लॉक लगा दी, तो वो जो पूरा सिस्टम है उसे बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विद हिम। ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनका काम है पोजीशन मेजर करना, लेकिन जो पोजीशन मेजर कर रहा है उसके पास क्लॉक भी है, with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration etc. of moving object। हमने एक्सेलरेशन के बारे में 9th में पढ़ लिया था कि उसमें टाइम की जरूरत भी होगी, तो अब हम पोजीशन के साथ साथ टाइम भी मेजर कर सकते हैं। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर टू ऑल। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने आज तक सिर्फ पोजीशन निकाली थी विद रिस्पेक्ट टू 3 एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर आप बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो वहाँ पर आप टाइम को भी इंक्लूड करेंगे। यू विल आल्सो कैलकुलेट टाइम ऑफ पर्टिकुलर पोजीशंस। गॉट इट। इसके बाद ये 2 टाइप के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फिलहाल अभी इतना डिटेल से नहीं है सिलेबस में, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वन इज इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड इज नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें न्यूटन के लॉ इजीली और कंप्लीटली वैलिड हैं। यस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉ इज कंप्लीटली वैलिड। जो न्यूटन के 3 लॉ थे हमने डिस्कस किए हुए 9th क्लास में, इक्वेशंस भी पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सब अगर फ्रेम में वैलिड हैं प्रॉपरली 100%, तो वो है फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें वो वैलिड नहीं है, उनमें से कोई एक या तीनों वॉयलेट हो रहे हैं, तो वो जो फ्रेम होगा दैट विल बी नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे आने वाले 2-3 सालों में,
दे विल बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम जो भी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें न्यूटन्स के लॉ कंप्लीटली वैलिड होंगे, 100% वैलिड होंगे। क्लियर टू ऑल? सो दिस इज द टॉपिक दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So next topic is path length and displacement। इससे स्टार्ट से पहले मैं ये भी थोड़ा बता दूं, जितने भी फ्रेम हम अर्थ पर ले रहे हैं, जितने भी फ्रेम अर्थ पे कंसिडर किए जाते हैं, चाहे आप लैब में ले रहे हैं या अपने घर पे आप कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो पाथ लाइन डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मैंने उसी से रिलेट करके एक्सप्लेन किया है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। दैट मान लेते हैं मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है ABCD, जिसकी जो साइड्स हैं दे आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब एक पर्सन है, उसने A से चलना स्टार्ट किया एंड ही गो टू B फर्स्ट, B पॉइंट तक गया, फिर B से वो C तक गया। सो व्हाट इज़ द पाथ लेंथ ऑफ दैट पर्सन जो A से B और B से C गया है? दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ AB प्लस BC। सो व्हाट इज पाथ लेंथ? पाथ लेंथ of an object is length of actual path covered by the object। ठीक है, पाथ लेंथ क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पाथ लेंथ जो है, दिस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर वो A से D तक जाता वाया B एंड C पॉइंट, तो उसकी पाथ लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। पहले वो A से B पे गया, B से C पर गया, फिर C से D पे गया, तो पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये तो है पाथ लेंथ। Clear? Total distance covered by the object। And what is displacement? Displacement of an object is the shortest distance between initial and final position of the object। Displacement का मतलब होता है the shortest distance, shortest path between its initial and final position। जहाँ से चलना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने और जहाँ तक गया, उन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेज़र की जाती है। और हमने पहले पढ़ा है ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेज़र की जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? These are known as vector quantities। So displacement is a vector quantity। हम वेक्टर्स की बात डिटेल से करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये। यहाँ थोड़ा सा पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। हमने 9th में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटीज इन विच वी मेजर मैग्नीट्यूड ओनली लाइक मास, टाइम एट्सेट्रा, वो तो है स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी इन विच वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी, लाइक फोर्स। फोर्स में डायरेक्शन भी जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ओके, एंड लाइक वेलोसिटी आगे आएगा अभी वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की, वो हमेशा ली जाती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे हमारा ये एग्जांपल था स्क्वायर फील्ड वाला, इसमें जब वो A से C तक गया, देन डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, एंड दैट विल बी 10√2। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली कैलकुलेट। अगर AB और BC पता है तो आप AC भी निकाल सकते हैं। दैट विल बी 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। और डायरेक्शन के लिए हमने पढ़ा हुआ है, जैसा कि मैंने डायग्राम में शो किया है। वी ऑलवेज कंसीडर 4 डायरेक्शंस विच आर शोन इन फिगर। नाउ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो AC है वो कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज बेसिकली साउथ ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का, दैट यहाँ मैंने D से डिनोट किया है, मैंने ऊपर एक एरो लगा दिया, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है इन्हें डिनोट करते हैं इस तरीके का, ऊपर एक एरो लगाकर उस क्वांटिटी पे। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट पर्सन जो A से C तक गया है, दैट इज 10√2 सेंटीमीटर अलोंग साउथ ईस्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। पाथ लेंथ कितनी थी? दैट इज 20 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगर वो A से D तक जाता तो पाथ लेंथ होती उसकी 30 सेंटीमीटर। वाया B और C जा रहा है वो, और अगर वो A से D तक जा रहा है वाया B और C, B एंड C, देन
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से डी तक की भी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड साउथ। यस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, अगर वो ए से चला, बी तक गया, फिर सी तक गया, फिर डी तक आया और वापस ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जहाँ से चला वहीं आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन पाथ लेंथ जीरो नहीं है, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन है, दैट इज डेल्टा एच h2 माइनस h1। ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने h के आगे, दैट इज डिनोट एज डेल्टा, और इसका यूज है वहाँ होता है जहाँ हम डिफरेंस को शो करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन एक और है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अगर आपको ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, यहाँ मैंने h2 माइनस h1 दिखाया, तो मैं मान रहा हूँ कि वो सिर्फ h डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे हम इसके एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। तो उसके इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है h1 और फाइनल पोजीशन के हैं h2, तो जस्ट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन वही सेम है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। क्लियर। तो ये लेक्चर बेस था डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ के ऊपर। पाथ लेंथ एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ आप एरो लगाकर जो है वो शो करेंगे। ओके, थैंक यू।